जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ शानदार पीवाईक्यूज देखेंगे जो रीसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये वीडियो मैं खास तौर से बीपीएससी और यूपीपीसीएस और जो भी अपकमिंग स्टेट पीसीएस है उन अभ्यर्थियों के लिए ध्यान में रख के बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको सिविल सर्विसेज और यूपीएससी के सारे एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तरीका आप जानते हो, वीडियो पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है एंड अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना है। 2 पार्ट हैं इस पर्टिकुलर पॉलिटी मैराथन सीरीज के, जिसमें हम अराउंड 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे आपको बताना है कि आपके कितने ठीक हुए। तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। एक बात और, जितने भी हमारे कोर्सेज और बैचेस होती हैं उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पीवाईक्यूज हैं और कौन सा पीवाईक्यू होता है ये मैंने लिख दिया है हर एक क्वेश्चन के साथ, तो उससे आप एनालाइज कर सकते हो कि किस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। इसमें अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बीच डिस्टिंग्विशमेंट यानी फ़र्क पूछा गया है और 4 ऑप्शन हैं आपके पास। पहला कह रहे हैं चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। दूसरा कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट करते हैं, सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा कहा जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं जबकि ये सेकंड होते हैं सॉलिसिटर जनरल। तीसरा, ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं जबकि सॉलिसिटर जनरल नहीं होते हैं। चौथा, सॉलिसिटर जनरल मेंबर होते हैं कैबिनेट के, अटॉर्नी जनरल नहीं होते हैं। तो उम्मीद है आपने इसे अटेम्प्ट किया होगा। तो एक एक करके हम देखेंगे अभी। तो क्या फ़र्क है अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में, ये चीज़ अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये है, इनके आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के भी ये नोट्स भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तसल्ली से हाथ में आपके कॉपी पेन होना चाहिए ताकि आप ये चीज़ें नोट डाउन कर पाओ। तो पहली चीज़ तो ये कि आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है, जबकि जो सॉलिसिटर जनरल पद है ये स्टेट्यूटरी पोस्ट है। आप एक बात समझो दोस्तों, ये स्टेट्यूटरी पोस्ट है तो इसी से आप बहुत चीज़ें रिलेट कर लोगे। तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। बट जो सॉलिसिटर जनरल हैं इन्हें सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है, सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। और तीसरी बात ये कि जो अटॉर्नी जनरल है इनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। जबकि जो सॉलिसिटर जनरल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, स्टैट्यूटरी पोस्ट है और इस वजह से इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। बेसिकली कैबिनेट की कमेटी के द्वारा, जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी है उनके द्वारा की जाती है। तो ये भी बात यहाँ पर आपको समझनी है और ये भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उनमें पूछे जाते हैं। तो ये हो गई बात। देन इसके बाद क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल का जो पद है इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जज के इक्वल। जबकि जो सॉलिसिटर जनरल हैं ये यूजुअली सीनियर एडवोकेट होते हैं, ये यूजुअली सीनियर एडवोकेट होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है। बाकी रोल तो आप जानते हो कि गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में ये एडवाइस करते हैं और जो सॉलिसिटर जनरल हैं ये असिस्ट करने का काम करते हैं अटॉर्नी जनरल को, असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। और अगर पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। बट यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल के साथ ऐसी कोई राइट्स जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, ये बात भी बहुत ज़रूरी है ना। आप ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, पहला कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल अपॉइंट होते हैं बाय द चीफ जस्टिस, ये तो गलत है। अभी हमने पढ़ा अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। दूसरा कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल बाय द प्रेसिडेंट, ये भी गलत, सॉलिसिटर जनरल को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, हाँ ये बात सही है, सॉलिसिटर जनरल सेकेंड होते हैं। तीसरा कहा जा रहा है कि मेंबर होते हैं कैबिनेट के। दोस्तों देखिए, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ये मेंबर नहीं होते हैं कैबिनेट के, इन्हें पार्टिसिपेशन का हक है बट वोटिंग का हक नहीं है। अटॉर्नी जनरल अटेंड कर सकते हैं कैबिनेट मीटिंग्स को जब इन्हें इनवाइट किया जाता हो, और ये एडवाइस भी दे सकते हैं लीगल मैटर्स पे, पर ये कैबिनेट के डिसीजन में वोट नहीं दे सकते हैं, ये कैबिनेट मेंबर नहीं है। इस वजह से कैबिनेट मेंबर ये कैसे होंगे, ये तो गलत है। इसमें भी कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कैबिनेट मेंबर नहीं, ये गलत है दोनों स्टेटमेंट्स। तो बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन है और ये ऑडिटर के पेपर में पूछा गया। फिर आप इस क्वेश्चन में भी देखो तो इसमें 2 स्टेटमेंट है, सिविल सर्विसेज में ये पूछा गया है और इसमें आप देखो क्या कह रहे हैं कि
तो उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। पहला कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल इकलौते ऐसे ऑफिसर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की मीटिंग्स में। अभी बताया ना लास्ट स्लाइड में कि ये इनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि पार्लियामेंट में की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करें, तो इस वजह से ये क्या है, गलत है। सॉलिसिटर जनरल तो नहीं इस चीज़ में पार्टिसिपेट ले सकते हैं गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स में, तो इस वजह से ये गलत है। और दूसरा कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अटॉर्नी जनरल अपना रेजिग्नेशन तब देते हैं जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है। ये बात गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में रेजिग्नेशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है ना, तो इस वजह से ये गलत है। हालांकि बाय कन्वेंशन अगर आप देखो तो अटॉर्नी जनरल रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं जब गवर्नमेंट इन्हें अपॉइंट करती है, वो रिजाइन करती है तब, तो ये यूजुअल केस है। बट ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है। ये बात आपको समझनी होगी। आर्टिकल 76 में क्या बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट की बात की गई है कि अपॉइंटमेंट होता है इनका बाय प्रेसिडेंट। और दूसरे में ये बताया गया है कि ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई इनका फिक्स्ड टेन्योर की बात नहीं देखने को मिली है ना, या फिर ये रेजिग्नेशन वाली बात नहीं देखने को मिलती है। तो एक तरह कन्वेंशन है यूजुअली जब गवर्नमेंट डिज़ाइन करती हैं, तो क्योंकि उनकी कार्य प्रणाली अलग होती है ना, उनका जो वर्किंग मेथड होता है वो अलग होता है, गवर्नमेंट से अगले वाले हो सकता है गवर्नमेंट के साथ अलाइन ना हो, तो यूजुअली इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो आंसर इज डी। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप अटेम्प्ट करिए। देखिए कह रहे हैं ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर टू और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो उन्हें असाइन किया जाएगा जो लीगल कैरेक्टर के काम्स को या जो ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म करने होंगे, तो ये अटॉर्नी जनरल के हाथों में ये बात देखने को मिलती है ना, कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे। तो पहला सही है, क्योंकि यही मेन काम है अटॉर्नी जनरल का, इसी वजह से इन्हें विधि अधिकारी कहते हैं, है ना, सर्वोच्च विधि अधिकारी कहते हैं। और यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। उसके बाद दूसरा कहा जा रहा है कि जो सॉलिसिटर जनरल ये सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा है ना, और ये अटॉर्नी जनरल को हेल्प करते हैं और इनको भी हेल्प करने के लिए बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ये देखिए, ये आप पढ़ सकते हो, सारे क्वेश्चन नए हैं, 2024-25 में सारे पूछे गए, 26 में पूछे गए, वो वाले सवाल हैं। कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। दूसरा कह रहे हैं ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को। दोनों बातें नहीं, पहली दूसरी बात सही है और पहला गलत है। सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है ना, बट अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो आंसर क्या होगा, बी, 2 ओनली। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को। नहीं, सॉलिसिटर जनरल को कहाँ प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, सॉलिसिटर जनरल को तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। दूसरा कह रहे हैं बोथ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ये भी गलत है ना, तो दोनों बातें गलत है, आंसर इज डी। नेक्स्ट ये देखिए, तो आप देख रहे होगे बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर। ये बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर कौन होते हैं, ये सॉलिसिटर जनरल होते हैं। ये बात एक्चुअली इन्होंने गलत कह दी, अटॉर्नी जनरल होते हैं ना गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर, तो पहला गलत है। इसके बाद बी में कह रहे हैं कि सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं, ये बात सही है। इसके बाद तीसरा कह रहे हैं जो पोस्ट है सॉलिसिटर जनरल का ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। नहीं, ये कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये भी गलत है। उसके बाद कह रहे हैं जो सॉलिसिटर जनरल है ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हाँ, ये बात सच है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों गलत है, तो ऑफिशियल आंसर भी अगर आप देखोगे तो ए और सी दोनों दिया है। जिन्होंने भी एग्जाम में ए या सी लगाया दोनों को ही मार्क्स मिलेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आप हमारे बैच स्टूडेंट हो और आपकी एक्यूरेसी 90% से कम है या 80% से कम है तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क हार्डर। और अगर आप यूट्यूब वीडियोस भी हमारे रेगुलर देखते हो तो भी आपके ये आंसर्स बहुत आसानी से ठीक होने चाहिए। कई बार हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। आप देख सकते हो दोस्तों, सिमिलर तरह के सवाल आते हैं, इसी वजह से टॉपिक वाइज PYQs प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें आप देखो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ स्टेट्स के लिए और ये आपको बताना है किस स्टेट से मैच्ड है। तो ये प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। आर्टिकल 371 से 371J के बीच हमें ये याद करना है। देखिए 371 की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र और गुजरात को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। देन 371 में नागालैंड है, 371A में, 371B में असम है, 371C में मणिपुर, 371D एंड E में आंध्र प्रदेश की बात है। देन F में सिक्किम है, G में मिजोरम है, H में अरुणाचल है और I में गोवा है और K में कर्नाटक है।
तो इसकी एक ट्रिक है, महात्मा गांधी का नाम आ गया सिक्कों, मुद्राओं और गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पे। तो MG से महात्मा गांधी, ये नाम NAM यानी नागालैंड, असम और मणिपुर, और इसके बाद ये आंध्र प्रदेश है, देन सिक्किम है यानी सिक्कों, फिर मिजोरम यानी मुद्राओं, और का यानी अरुणाचल है, देन गवर्नमेंट यानी GOA यानी गोवा, और इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। के का मतलब कर्नाटक है। तो कुछ आप इस हिसाब से लॉजिक लगा सकते हो, बाकी भी एक बार लिख के याद कर लो तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं ना, तो PYQs में भी कई बार ये रिपीट होते हैं। देख लेते हैं, ये आप क्वेश्चन देखो, आर्टिकल 371 के बारे में है, और इसमें क्या क्या है हमारे पास, 371, 371A, 371B, 371I। तो 371 जो है ना वो किससे जुड़ा हुआ है, 2 स्टेट्स हैं इसमें। कौन कौन से, महाराष्ट्र और गुजरात। मैं बार बार आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा, अगर आप थोड़ा अटेंशन स्पेन को बढ़ा लो, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने में, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। 371 में कौन कौन से 2 स्टेट्स हैं, तो इसमें एक स्टेट है, ये रहा, महाराष्ट्र और गुजरात, है ना, महाराष्ट्र है और गुजरात है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे गुजरात है, तो हम गुजरात के साथ मैच करेंगे। देन 371A है, 371A में बात की गई है किसकी, नागालैंड की, ठीक है। 371A में किसकी बात है, नागालैंड, तो ये मैच करेंगे नागालैंड के साथ। देन इसके बाद 371B है, तो 371B में किसकी बात है, 371B में असम की बात है, तो हम असम के साथ मैच करेंगे। देन इसके बाद 371I है, तो ये गोवा के साथ मैच होगा, यानी 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन C है ना, 2 1 3 4। देन आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं 371 आर्टिकल में किस स्टेट की बात नहीं है। तो महाराष्ट्र हमने पढ़ा 371 में ही है, देन गुजरात भी है, महाराष्ट्र और गुजरात साथ में ही है, अगर आपको ये ध्यान है तो। देन इसके बाद कह रहे हैं कर्नाटक, तो जो कर्नाटक है वो 371J में है, तो इस हिसाब से जो आंसर है हमारा वो मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिला है। देन इसके बाद आप देखिए ये, विच रीजन ऑफ द कंट्री कन्फर्ड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371J। तो 371J में किसकी बात है, कर्नाटक की बात है, तो हम इसे मैच करेंगे B के साथ। और भी क्वेश्चन है, ये सारे PYQs हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स स्पेशल प्रोविजन फॉर मणिपुर अंडर विच आर्टिकल। तो ये पूछा गया BPSC DSO में, तो मणिपुर के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात कह रहे हैं, तो मणिपुर के लिए स्पेशल प्रोविजन किस में है, 371C में है। मैं बार बार ये स्लाइड्स आपको इसी वजह से दिखा रहा हूँ, मैं तो साल भर पढ़ाता हूँ, मुझे चीज़ें ध्यान रहती हैं, आप जब इसे लिख के याद करोगे तो बहुत आसानी से ही आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात है 371 में, फिर 371A में नागालैंड है, फिर B में असम है, मणिपुर है, या आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, MG से महात्मा गांधी, है ना, फिर नाम NAM नाम आ गया, और यहाँ पे फिर सिक्कों यानी सिक्किम, और मुद्राओं यानी मिजोरम, और यानी अरुणाचल प्रदेश, गवर्नमेंट यानी गोवा के डॉक्यूमेंट्स पर, के यानी कर्नाटक। बस दैट्स इट, आप लिख लोगे एक बार समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, D। फिर इसमें कह रहे हैं स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू असम, तो असम के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात आर्टिकल 371B में है। देन 371A के बारे में बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दे रखा है, बट ये हमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। जो इसका आंसर है वो क्या होगा, 371A में किसकी बात की गई है, नागालैंड की बात की गई है, सो आंसर इज ऑप्शन B। आंसर क्या है, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकपाल के ऊपर है, सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। तो ये इसके स्टेटमेंट्स मैं जूम इन कर रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ पाओ, इवन इफ़ यू आर वाचिंग इट ऑन मोबाइल फ़ोन। तो ये इसके 4 स्टेटमेंट्स हैं और ये इसके ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए पहला कह रहा है द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। दोस्तों हमेशा लॉजिक को साथ लेके चलना है ऐसे क्वेश्चंस में। दूसरा कह रहे हैं जो मेंबर हैं या जो चेयरपर्सन है सेल नॉट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी इट्स चेयरपर्सन। तीसरा कह रहे हैं चेयरपर्सन या जो मेंबर हैं ये 45 ईयर से कम एज के नहीं होने चाहिए जब वो ऑफिस अज्यूम करते हैं। चौथा कह रहे हैं लोकसभा इंक्वायर नहीं कर सकते अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई एलिगेशन लगता है तो देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोकपाल की। लोकपाल के बारे में हम समझने वाला है। लोकपाल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है। लोकपाल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर बॉडी, जिनमें कौन कौन है तो एक चेयरपर्सन है, इसके अलावा 8 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 8।
मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, मिनिमम उससे कम हो सकते हैं। तो लोकपाल एक मल्टी मेंबर बॉडी है। लोकपाल में एक चेयरपर्सन होंगे और 8 या 8 से कम मेंबर हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए, मल्टी मेंबर बॉडी है लोकपाल। और जो लोकपाल के चेयरपर्सन है, ये जो एक चेयरपर्सन है, हम इनकी अगर बात करें तो ये तो या तो ईदर द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा पद है। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो चेयरपर्सन होंगे लोकपाल के, वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जो रिटायर्ड हो या फॉर्मर हो, या फिर फॉर्मर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। इसके अलावा और एन एमिनेंट पर्सन विथ इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब इसमें किसी तरह का कोई दाग ना हो, इम्पेकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी, जिनका खुद का स्पेशल नॉलेज हो और एक्सपर्टीज हो मिनिमम 25 ईयर्स की इस पर्टिकुलर फील्ड में, यानी एंटी करप्शन पॉलिसी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, विजिलेंस में, है ना, इन चीज़ों में इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 25 सालों का। तो यही चेयरपर्सन बन सकते हैं। ये लोकपाल की बात है। लोकपाल का बैकग्राउंड भी आपको समझना होगा दोस्तों। बेसिकली ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था, और जो ओम्बड्समैन का आइडिया है, ओम्बड्समैन का आइडिया जो कि स्वीडन का है, यहीं से लिया गया ये। और जो लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट है 2013 का, इसी के थ्रू ये स्टैब्लिश हुआ है। और ये फाइनली ये जो एक्ट है ये 2014 में फोर्स में आता है। तो ये मेन बात है इसमें। और एक चेयरपर्सन होंगे और अप टू 8 मेंबर्स हो सकते हैं। इनकी कॉम्पोजिशन भी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इस कॉम्पोजिशन की खास बात यह है कि हमने जिस 8 मैक्सिमम मेंबर की बात करी, इनमें से जो हाफ हैं दे विल बी जुडिशियल मेंबर्स। एटलीस्ट 50% जो है ये जुडिशियल मेंबर्स होंगे, 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे एटलीस्ट। और एटलीस्ट जो 50% हैं वो एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स सेल बिलोंग टू SC ST OBC माइनॉरिटीज़, है ना, या फिर वीमेन। तो इनसे बिलोंग होने चाहिए बाकी के 50% मेंबर। तो ये हो गई बात चेयरपर्सन और मेंबर्स की। इसके अलावा अगर टर्म ऑफ ऑफिस की बात की जाए तो 5 ईयर्स या 70 ईयर्स है, टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स, है ना। ये वाली बात देखने को मिलती है। और जो मेंबर्स हैं ये अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। मेंबर्स किनके द्वारा अपॉइंट होते हैं? बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। एक सिलेक्शन कमेटी है, वही रिकमेंड करती है इनके मेंबर्स को, और इसी के बेस पे प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करने का काम करते हैं। अब सवाल ये है कि सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग होते हैं, तो सिलेक्शन कमेटी को भी समझ लेते हैं। सिलेक्शन कमेटी, हम उस कमेटी की बात करें दोस्तों जो लोकपाल के मेंबर्स को चुनने का काम करती हैं। तो इनमें कौन कौन लोग होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन होंगे इस पर्टिकुलर कमेटी के, जो सेलेक्ट करेगी मेंबर्स को। देन इसके अलावा स्पीकर होंगे लोकसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे इन लोकसभा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर एक जज होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं होते हैं तो उनके अलावा एक जज हो सकते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे बाय हिम, यानी बाय चीफ जस्टिस, है ना। या एक इमिनेंट जूरिस्ट होंगे, है ना। इसके अलावा एक इमिनेंट जूरिस्ट होंगे। तो ये वाली बात यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप साफ तौर से समझ सकते हो कि ये एक तरीके का पैनल है, कमेटी है, जिसके बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर्स नहीं हैं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें कह रहे हैं लोकपाल का जो पावर है ये अप्लाई होता है पब्लिक सर्वेंट्स में जो इंडिया में काम करें। ऐसा नहीं है ना, ये अगर इंडियन पब्लिक सर्वेंट है, अभी कहीं भी काम करें, तो अगर इस तरह का एप्लीकेशन हो जाता है तो फिर ये इनजस्टिस होगा ना। तो बहुत ईजिली आप ऐसे स्टेटमेंट एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरा कह रहे हैं कि जो चेयरपर्सन या जो मेंबर है सेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर एंड ओनली द चीफ जस्टिस वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज़ टू बी चेयरपर्सन। ये बात गलत है दोस्तों। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा कि चीफ जस्टिस वाली बात है, या तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस होंगे या फिर फॉर्मर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, बट इसके अलावा एक एमिनेंट पर्सन भी तो हो सकते हैं जिनकी इंटीग्रिटी इम्पेकेबल रही हो।
तो दूसरी बात यहाँ पे क्या है, गलत, तो इसे भी आप हटा दोगे। तीसरा कह रहे हैं द चेयरपर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज ऑन द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस। ये वाली बात सही है, ये वाली बात आप नोट डाउन कर लो, मिनिमम 45 ईयर्स एज होनी चाहिए चेयरपर्सन या मेंबर की। इसके बाद चौथा कह रहे हैं लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। ये वाली बात देखो गलत, और मैंने आपको सिखाया नेगेटिवली वर्डेड स्टेटमेंट्स यूजुअली गलत होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इंक्वायर नहीं कर सकते, ये वाली बात गलत है। यहाँ भी कह रहे हैं कि ये नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट, तो ये वाली बात भी क्या है, गलत है। तो इस हिसाब से ये भी हट चुका है, फोर्थ भी। तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो ए है, 3 ओनली। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देखो, इसमें कह रहे हैं लोकपाल और लोकायुक्ता जो एक्ट है 2013 का, जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर देखने को मिल रहा है इस्टेब्लिशमेंट, इसमें कह रहे हैं लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। एक कमेटी की रिकमेंडेशन ली जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं और बाकी मेंबर्स भी होते हैं। तो ये कौन कौन होते हैं, चीफ जस्टिस हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकते हैं नॉमिनेटेड बाय हिम। दूसरा कह रहे हैं चेयरपर्सन और राज्यसभा, नहीं राज्यसभा के चेयरपर्सन नहीं होते, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर इज डी। स्पीकर होते हैं लोकसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं। देन इसमें आप देखो तो ये 2025 में पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में। इसमें कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोकपाल कंसिस्ट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, तो ये गलत है। तो अगर कोई ये क्वेश्चन करके जा रहा है तो साफ तौर से समझ आ रहा है इसी क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है। तो आप समझ गए ना स्टेट पीसीएस के एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, वो बाकी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को भी देखते हैं डेफिनेटली। दूसरा कह रहे हैं इट शेल अप्लाई टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया। ये वाली बात भी डेफिनेटली सही है ना। तो सेकंड सही है, आंसर होगा बी ओनली 2। चाहे वो इंडिया में काम करें चाहे वो इंडिया से बाहर काम करें, ये लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए पहले आप। इसमें कह रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कौन सी बात गलत है। एंटी डिफेक्शन लॉ इज फाउंड इन 9th शेड्यूल। दूसरा क्या है इलेक्टेड मेंबर्स जो इनिशियली नॉट सेटअप बाय अ पार्टी बट वो बाद में ज्वाइन कर सकते हैं तो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन फेस करना पड़ेगा। तीसरा कह रहे हैं नॉमिनेटेड मेंबर डिस्क्वालिफिकेशन फेस करते हैं अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं 6 महीने के बाद, सीट लेने के 6 महीने के बाद। चौथा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर टू मेक रूल फॉर गिविंग इफेक्ट टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो आए दिन ये न्यूज़ में रहता है, आप जानते हो 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून की बात की गई है और ये 52nd अमेंडमेंट यानी 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो अगर डिफेक्शन की बात की जाए कि ये डिफेक्शन है क्या, तो इसमें वॉलंटरी गिविंग अप मेंबर्स योर पार्टी, यानी पार्टी के अगर मेंबरशिप को आप अपनी स्वेच्छा से छोड़ रहे हो तो ये डिफेक्शन है। या आप पार्टी के अपोजिट जाकर वोट कर रहे हो या वोट ही नहीं कर रहे हो, पार्टी के सपोर्ट में वोट ही नहीं करो, तो ये वाली चीज़ भी डिफेक्शन मानी जाएगी। और इसमें कह रहे हैं कि स्प्लिट देखने को मिल सकता है बाय 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्टी फॉर्मिंग अ ग्रुप। ये 91st अमेंडमेंट में देखने को मिला है। तो स्प्लिट होता है 1/3 का, तो ये वाली चीज़ डिफेक्शन के अंदर शामिल है। अगर 1/3 मेंबर बाहर निकल जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, तो वो वाली चीज़ डिफेक्शन का पार्ट मानी जाएगी। देन आप ये देखो कि नॉमिनेटेड मेंबर अगर वो पार्टी को ज्वाइन करते हैं 6 महीने के बाद, अगर वो लेजिस्लेचर के मेंबर बन चुके हैं, तो ये वाली चीज़ भी डिफेक्शन का पार्ट मानी जाएगी। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर बिना किसी पार्टी टिकट के चुनाव जीत के बने हैं तो वो ज्वाइन करते हैं अगर पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये वाली चीज़ क्या है, डिफेक्शन का पार्ट है। अगर आप बिना पार्टी के चुनाव लड़े हो तो फिर आप पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हो, है ना। देन नो डिफेक्शन में क्या शामिल है, तो इसमें देखो मर्जर बाय 2/3 ऑफ मेंबर। मान लो यहाँ पे 66 मेंबर है, तो इसमें से 66 का 2/3 कितना होगा, 44। तो 44 मेंबर्स जो है वो अगर दूसरे पार्टी से जुड़ रहे हैं तो ये वाली चीज़ मर्जर कहलाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ना, 2/3 ही छोड़ के जा रहे हैं, तो ये वाली चीज़ डिफेक्शन का पार्ट नहीं है। खैर ये सब चीज़ों को फाइनली डिसाइड कौन करेंगे, तो ये करेंगे, ये सब्जेक्ट इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हालांकि इसको डिसाइड करने का काम स्पीकर करते हैं, बट ये वाली चीज़ जुडिशियल रिव्यू के अंदर आती है, ठीक है। और ये क्योटो होलन केस में निकल कर आया है। तो इसमें आप देखो, इसमें नॉट करेक्ट आपको बताना, पहला कह रहा है 9th शेड्यूल में, तो ये तो गलत ही हो गया, 10th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। दूसरा कह रहा है इलेक्टेड मेंबर जो इनिशियली वर नॉट सेटअप बाय पार्टी बट लाटर जॉइन वन पार्टी। हाँ, तो अगर आप इलेक्टेड मेंबर हो और आप इनिशियली किसी पार्टी से नहीं जुड़े हो तो बाद में क्या जुड़ सकते हो, तो ये बात तो सही है। दूसरा कह रहा है नॉमिनेटेड मेंबर फेस डिस्क्वालिफिकेशन इफ देन ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है, 6 महीने के बाद अगर जुड़ोगे, ये वाली चीज़ आप यहाँ पे देखो, नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइनिंग अ पार्टी 6 मंथ आफ्टर बिकमिंग मेंबर, तो ये चीज़ डिफेक्शन के अंदर है ना। ये वाली चीज़ क्या है, डिफेक्शन के अंदर है।
तो इस वजह से ये भी होगा। चौथा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर टू मेक रूल। नहीं, ये वाली चीज़ आप देखो तो ये 10 शेड्यूल के अंदर साफ तौर से मेंशन है कि स्पीकर, अगर लोकसभा केस में देखें स्पीकर, राज्यसभा के केस में देखें तो चेयरमैन के हाथों में ये पावर है ना। फाइनल डिसीजन वही लेते हैं, हालांकि इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट फाइनल डिसीजन जो है स्पीकर या चेयरमैन के हाथों में है। तो चेयरपर्सन वर्ड ज़्यादा कहना सही होगा, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप बोल सकते हो, है ना। तो इस वजह से ये चौथा गलत है। आंसर क्या होगा? 2 और 3, ऑप्शन ए। फिर आप ये देखो, इसमें कह रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ बेन्स एन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ पार्टी। पार्टी के खिलाफ अगर जाकर आप वोटिंग करोगे तो ये वाली चीज बैन है एंटी डिफेक्शन लॉ में। दूसरा कह रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोविजन डू नॉट अप्लाई इफ 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ पार्टी डिसोबे। नहीं, 1/3 अगर डिसोबे करेंगे ना तो भी वो डिफेक्शन का पार्ट होगा। ये आप पढ़ सकते हो साफ तौर से कि अगर 1/3 के द्वारा स्प्लिट हो रहा है तो भी वो डिफेक्शन का पार्ट है 92nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो अगर 99 मेंबर्स और 33 भी जा रहे हैं ना तो भी वो डिफेक्शन है। 2/3 होंगे, मर्जर होगा, तब वो नहीं डिफेक्शन का पार्ट कहलाएगा। तो इस वजह से ये दूसरा जो है वो सही है कि सॉरी, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन डू नॉट अप्लाई 1/3, तो ये तो गलत है। 1/3 की बात ये कर रहे हैं, तो 1/3 के केस में एंटी डिफेक्शन अप्लाई होगा। और यहाँ पे कह रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ बेन्स एन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ पार्टी। हाँ, ये बात सही है। तो आंसर क्या? A1 ओनली। तो बहुत शानदार क्वेश्चन हैं दोस्तों, जो छोटे मोटे भी आपके डाउट्स होंगे वो इन क्वेश्चन से सॉल्व हो जा रहे होंगे। ये बेहद शानदार सवाल है, इसमें बहुत लोग गलतियां करेंगे। आप मेरे को बताना कमेंट करके कि ये क्वेश्चन आपका ठीक हुआ या नहीं। 10 शेड्यूल के बारे में आपको गलत वाला स्टेटमेंट बताना है। पहला कह रहे हैं इस शेड्यूल में बात की गई है कि इलेक्टेड मेंबर्स में बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के बेस में इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। दूसरा कह रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन मर्जर के केस में अप्लाई नहीं होता है। और तीसरा कह रहे हैं केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न। चौथा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिटर इन केसेस विच रिमेन अनरिजॉल्व्ड। देखिए, फाइनल आर्बिटर जो है ये स्पीकर या चेयरमैन ही होते हैं, है ना। हालांकि इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, बट सुप्रीम कोर्ट नहीं है फाइनल आर्बिटर। तो आंसर यहाँ पर डी गलत है, बाकी सही है। हाँ, जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये मर्जर के केस में अप्लाई नहीं होता है। मर्जर मतलब 2/3। अगर ये 2/3 लोग मर्ज कर ले रहे हैं, 2/3 मेंबर्स किसी और पार्टी से जुड़ जा रहे हैं, तो ये वाली चीज़ डिस्क्वालिफिकेशन का पार्ट नहीं है। सॉरी, ये वाली चीज़ डिफेक्शन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल है जो आपको समझना है, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक से आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए सीट्स के बारे में पूछ रहे हैं। राज्यसभा के सीट्स को लेकर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम एक एक करके देखने वाले हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है CDS 1 2025 में। CDS में ये पूछा गया, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स रखता है राज्यसभा में। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। फिर से देखते हैं दोस्तों, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के पास है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, और चौथे नंबर पे बिहार और वेस्ट बंगाल है। फिर से देखते हैं ये, तो सबसे ज़्यादा सीट्स किनके पास है? सबसे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश के पास, 31 सीट है राज्यसभा की, 31 सीट्स हैं। सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 19 सीट्स हैं। उसके बाद तमिलनाडु है 18 सीट्स। तो सबसे ज़्यादा किस पे है? उत्तर प्रदेश पे, फिर महाराष्ट्र पे, फिर तमिलनाडु पे, और चौथे नंबर पे बिहार और वेस्ट बंगाल। सेम सीट्स हैं राज्यसभा की, 16 और 16, ठीक है। इसके बाद आप देखो झारखंड में 6 सीट्स हैं, ओडिशा में 10 सीट्स हैं। देखो अगर आप ध्यान से, तो ओडिशा में 10 सीट है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में 5 है, तेलंगाना में 7 है, मध्य प्रदेश में 11 सीट है, और राजस्थान में 10 सीट है। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीट है। ये मेजर वाले हैं। अगर आप PYQs के ट्रेंड देखोगे तो इनसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट देखो तो सब में एक एक सीट्स ही हैं, अरुणाचल में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में। तो ये याद रखना बड़ा आसान है। बस असम में 7 सीट्स हैं, है ना। तो ये ओवरऑल इसके बारे में है। और अगर आप इसमें देखो PYQs में, तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा किस पे है, तो उत्तर प्रदेश तो ऑप्शन में है नहीं, तो उसके वो हम टिक नहीं करेंगे। और इसके बाद महाराष्ट्र तो है भी नहीं, है ना। देन थर्ड नंबर पर बात आती है तमिलनाडु के, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। तमिलनाडु में कितनी सीट्स हैं? तो यूपी में 31 है। महाराष्ट्र में कितनी है? महाराष्ट्र में 19 है, और तमिलनाडु में 18 है। मैं लिख देता हूँ ताकि आप ये जब रिवाइज करो तो बहुत आसानी हो आपको। 19 और 18। देन आप ये देखो, इसमें कह रहे हैं कि लार्जेस्ट स्टेट बताना है इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। CDS में पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक। तो बिहार में कितने हैं? बिहार में
बिहार और वेस्ट बंगाल दोनों में ही 16 सीट्स हैं, राजस्थान में 10 सीट्स हैं, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश एक बार फिर से रिवाइज करते हैं 12 है और आंध्र प्रदेश में 11 है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में 11 है और कर्नाटक में 12 है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा सीट किस में है? राजस्थान में नहीं, बिहार में। आंसर इज बी। फिर आप ये देखो, गुजरात, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा आपको मैच करना है। तो इसमें से अगर आप देखो, कर्नाटक अभी हमने पढ़ा है ना, 12 सीट्स हैं, 12 सीट्स हैं। केरल, उड़ीसा, गुजरात ये देख लेते हैं। गुजरात में 11 सीट्स हैं, केरल में 9 है ना, और उड़ीसा में 10 है। तो केरल में कितने हैं? 9 है, उड़ीसा में 10 है और गुजरात में 11 है। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। तो 2, 3, 1, 4 किस में? ऑप्शन सी में। फिर इसमें आप देखो किसमें कह रहे हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में 11 सीट्स हैं, तो ये तो गलत है। उड़ीसा में 10 है, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है। आंसर ऑप्शन ए। फिर आप ये देखो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट्स बताना है। तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे, इन्हें आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, मेजर वाले। इसमें आपको बताना है सबसे ज़्यादा सीट्स किसे हैं। तो आंध्र प्रदेश में 11 है, राजस्थान में 10 है, वेस्ट बंगाल में 16 है और मध्य प्रदेश में कितनी है? 11। ठीक है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा किसके पास है? अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, इसमें आंसर डी होगा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, 16 सीट है वेस्ट बंगाल में। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आप सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह से ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। और उम्मीद है आपको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस सीरीज़ से आपको हेल्प हुआ या नहीं, तभी मैं नेक्स्ट पार्ट पे विचार करूँगा। और आपके कितने आंसर ठीक हुए ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।